नमस्कार, सत्यराज व्लॉग्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का टॉपिक है कि अगर कोई अपूर्ण संविदा किसी बीमित कंपनी के द्वारा किया गया है तो उसका क्या प्रभाव होता है, यानी कि इफेक्ट ऑफ इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट मेड विथ इंश्योरेंस कंपनी। ठीक है फ्रेंड, तो आइए इसी टॉपिक को समझने का प्रयास करते हैं स्लाइड्स के माध्यम से कि अगर कोई बीमा हुई है और वो किसी तरह से अपूर्ण है, यानी बीमित पॉलिसी अगर नहीं मिल पाई है, तो क्या जो बीमित व्यक्ति है या उसके रिश्तेदार बीमित कंपनी से बीमा का हर्जाना प्राप्त कर सकते हैं या नहीं। इससे संबंधित सवाल है और इसको समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है फ्रेंड, समस्या ये है जो आपके समक्ष है कि आश्विन एक व्यक्ति है जो बिना वसीयत किए हुए 12/2/2015 को उसका देहांत हो जाता है। ठीक है, और इससे पहले उसने 27/12/2014 को एक इंश्योरेंस का प्रपोजल साइन किया जो कि 50 लाख रुपए का था। उसी दिन उसका मेडिकल एग्जामिनेशन भी हो गया। ठीक है, और उन डॉक्टरों द्वारा हुआ जो इंश्योरेंस कंपनी ने अपॉइंट किया था। ठीक है, आश्विन जो है जिस दिन बीमा कंपनी लिया उस सिलसिले में उसने 2 चेक भी इशू किया, 30,000 रुपये का और 20,000 रुपये का, और जो कि लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के फेवर में किया गया था। और दोनों चेक जो है इंश्योरेंस कंपनी ने इन कैश पे करा लिया, वो है 11/1/2015 को। ठीक है, ये एक फैक्ट है जो कि अश्विन ने एक बीमा कंपनी से प्रपोजल लिया, उसके लिए उसने 2 चेक भी साइन किया हुआ है। ठीक है, मेडिकल एग्जामिनेशन भी हो गया, चेक इन कैश भी हो गया। ठीक है, अब सवाल अगले स्लाइड्स में है, देखिए आगे क्या हुआ कि वो इंश्योरेंस पेपर जो अश्विन ने साइन किया हुआ था वो इंश्योरेंस स्टाफ जो सीनियर स्टाफ है यानी डिविजनल मैनेजर ऑफ द लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के समक्ष रखा गया। ठीक है, लेकिन किसी वजह से डिविजनल मैनेजर ने उस पॉलिसी पर, उस इंश्योरेंस के कागज पे साइन नहीं किया, यानी कि इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा ना तो कोई इंश्योरेंस पॉलिसी इशू हुई और ना ही ये एक्सेप्ट किया गया कि हाँ, जो अश्विन ने प्रपोजल दिया है अपना बीमा से संबंधित जो प्रपोजल है, प्रस्ताव दिया है, उसको इंश्योरेंस कंपनी ने एक्सेप्ट या स्वीकार किया है या नहीं किया है, इसका कोई भी लिखित प्रमाण इंश्योरेंस कंपनी ने न तो अश्विन को दिया और न ही उसके रिश्तेदार को दिया। 12 फरवरी 2015 को जब अश्विन का देहांत हो गया तो 20 फरवरी 2015 को अश्विन की विधवा ने इंश्योरेंस कंपनी को एक लेटर लिखा, ये सूचना करते हुए कि अश्विन का देहांत हो गया है और इसलिए इंश्योरेंस कंपनी की जिम्मेदारी बनती है कि जो इंश्योरेंस का यानी जीवन बीमा की जो धनराशि है 50 लाख रुपए वो उसे दे दिया जाए। ठीक, लेकिन इसके जवाब में डिविजनल मैनेजर ने अपने लायबिलिटी को इनकार किया और एक पत्र लिखा अश्विन की विधवा को 28/2/2015 को कि इंश्योरेंस कंपनी की कोई जिम्मेदारी इसमें नहीं बनती है। हालांकि उसके बाद और भी कॉरेस्पॉन्डेंस हुए और भी पत्राचार हुए जो 1/3/2015 से लेकर के 23/3/2018 तक दोनों के बीच में अश्विन की विधवा और इंश्योरेंस कंपनी के बीच में चलता रहा। ठीक है, लेकिन हर बार अश्विन के विधवा ने क्लेम किया पेमेंट के लिए और हर बार इंश्योरेंस कंपनी ने, जीवन बीमा ने इस लायबिलिटी को, इस जिम्मेदारी को अपने दायित्व से मुकरते रहे, वो डिनाई करते रहे। आखिरकार अश्विन की पत्नी ने कोर्ट का सहारा लेना उचित समझा और एक वाद यानी सूट 10/1/2019 को फाइल कर दिया। किसके लिए? जिससे कि उनका जो बीमित राशि है 50 लाख रुपए प्लस उसका हर्जाना जो भी खर्च लगा है वो उसे दिलवाया जाए। न्यायालय के समक्ष वो प्रस्तुत हुई। ठीक है, अब सवाल ये है कि हमें इस सूट को डिसाइड करना है कि क्या वास्तव में अश्विन की विधवा का कोई अधिकार बन रहा है या
इंश्योरेंस कंपनी जो डिनाई कर रही है अपनी लायबिलिटी से, अपनी जिम्मेदारी से, क्या वो सही है, इस चीज को निर्णय हमें करना है। अब देखिए, इस समस्या का समाधान को जानने के लिए एक बार फैक्ट्स को फिर से दोहराते हैं। तो इसमें क्या है कि हम लोग के समक्ष जो समस्या है उसमें यह है कि 27/12/2014 को डिजीज्ड मृतक अश्विन ने एक प्रपोजल किया बीमा कंपनी को इंश्योरेंस करने के लिए, अपनी बीमा कराने के लिए, ठीक है। और इस परिप्रेक्ष्य में अश्विन ने 2 चेक इशू किया, 30,000 रुपये और 20,000 रुपये का, और दोनों चेक इंश्योरेंस कंपनी ने इन कैश करा लिया, यानी कैश हो चुका है, ठीक है। लेकिन वो प्रीमियम अमाउंट ऑफ मृतक के अकाउंट में नहीं गया है, ठीक है। अभी अमाउंट जो है वो इंश्योरेंस कंपनी के पास है, ठीक। और आगे क्या हुआ कि डिविजनल मैनेजर जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होता है LIC कंपनी की तरफ से किसी भी इंश्योरेंस को एक्सेप्ट करने का, ठीक है, वो उसने साइन तक भी नहीं किया हुआ है, यानी कि उस इंश्योरेंस के कागज पे डिविजनल मैनेजर का सिग्नेचर नहीं हुआ है, ठीक है। और ये सिग्नेचर अश्विन के जीवन काल तक हुआ ही नहीं था, यानी कि जो डिविजनल मैनेजर ये कह रहा है कि उसकी लायबिलिटी नहीं बनती है, तो ये अगर देखा जाए तो हम आगे प्रावधान में देखते हैं कि कैसे उसकी लायबिलिटी नहीं बनती है। अब इस समस्या का समाधान के लिए हमें इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के 3 प्रावधानों को देखना होगा। पहला सेक्शन 7, ठीक है, जो कि ये कहता है कि कोई भी प्रपोजल को एक्सेप्ट करने के लिए 2 कंडीशन जोड़ी है कि वो एब्सोल्यूट होना चाहिए और अनकंडीशनल हो। दूसरा, डेट शुड बी एक्सप्रेस्ड इन सम यूजुअल मैनर, एक्सेप्टेंस किसी यूजुअल मैनर में होना चाहिए जब तक कि प्रपोजल का कोई प्रिस्क्राइब पर्टिकुलर मैनर न दिया गया हो, ठीक है, जो कि इस केस में हुआ ही नहीं, एक्सेप्टेंस हुआ ही नहीं, ठीक। अब सेक्शन 8 में आइए, वो कहता है कि रेसिप्रोकल प्रॉमिस की बात करता है, यानी कि अगर कोई प्रपोजल है उसमें कोई कंडीशन है तो उसको परफॉर्म करने का कंडीशन बताता है, यानी परफॉर्मेंस और कंडीशन ऑफ प्रपोजल, ठीक है, या एक्सेप्टेंस ऑफ एनी कंसिडरेशन, या कोई प्रतिफल है उसको एक्सेप्ट करते हैं तो उसका भी कंडीशन बता रहा है, ठीक। या रेसिप्रोकल प्रॉमिस है, तो रेसिप्रोकल प्रॉमिस है तो यानी कि जो पिछला ऑफर है वो अगर उसके ऑफर के बदले अगर दूसरा प्रपोजल किया जा रहा है जिसका मतलब है कि पहला ऑफर एक्सेप्ट हो गया है, ठीक है, यानी कि रेसिप्रोकल प्रॉमिस है, ऐसा भी कुछ नहीं है, ठीक है। अब तीसरा प्रावधान है सेक्शन 2B, जो ये कहता है कि कोई भी प्रपोजल प्रॉमिस तभी होगा जब उसे एक्सेप्ट किया जाए, उसे स्वीकार किया जाए, ठीक है। तो जब तक कोई प्रपोजल प्रस्ताव स्वीकृत नहीं होती है वो प्रॉमिस नहीं बनेगा। जब वो प्रॉमिस नहीं बनेगा तो फिर कोई कंसिडरेशन, यानी जो इसमें प्रीमियम की बात हो रही है, वो एडमिट नहीं माना जाएगा, और जब तक ये नहीं होंगे तब तक एग्रीमेंट नहीं होगा और एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा, ठीक। अतः ये कहा जा सकता है कि लाइफ इंश्योरेंस कंपनी द्वारा अमाउंट को एक्सेप्ट कर लेना ये मतलब नहीं होता है कि वो इंश्योरेंस से संबंधित प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया है, ठीक है। जब तक कि इंश्योरेंस पॉलिसी इशू ना हो जाए, ठीक है, तब तक ये नहीं माना जाता है कि जो इंश्योर्ड व्यक्ति ने यानी अश्विन ने जो प्रपोजल दिया है वो इंश्योरेंस कंपनी ने एक्सेप्ट कर लिया है, उसे स्वीकार कर लिया है, ठीक है। और ऐसे अपनी गिवन केस में आप देख सकते हैं कि इसमें इंश्योरेंस पॉलिसी इशू हुई नहीं है, एक्सेप्टेंस डिविजनल मैनेजर ने किया नहीं है, इसलिए ये जो इंश्योरेंस कंपनी और अश्विन की विधवा के बीच में कोई संविदा एग्जिस्ट नहीं कर रही है, और इसलिए अश्विन की विधवा के द्वारा डिमांड किया हुआ पैसा 50 लाख रुपए वो इंश्योरेंस कंपनी देने के लायबल नहीं है, ठीक है। यही बात सुप्रीम कोर्ट ने LIC वर्सेस रेड्डी 1984 सुप्रीम कोर्ट ने कह रखा है, और उन्होंने कहा है कि कोई भी मानव संबंध क्यों ना हो, अगर किसी प्रपोजल में साइलेंस है यानी मौन है, तो मौन का मतलब ये नहीं होता है कि वो स्वीकार कर लिया गया है, ठीक है। नॉर्मली प्रपोजल जो होता है मानव रिलेशन में वो हो सकता है कि साइलेंस अमाउंट टू एक्सेप्टेंस, लेकिन इन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी, ठीक है, साइलेंस और रिटेंशन ऑफ प्रीमियम यानी मौन या प्रीमियम को रिटेन कर लेना बाय द कॉर्पोरेशन, इसका मतलब ये नहीं होता है कि जो इंश्योरेंस की जो प्रपोजल है वो एक्सेप्ट कर ली गई है, वो स्वीकार कर ली गई है, ठीक है। और सिंस ये इंश्योरेंस कंपनी ने
उस प्रपोजल को स्वीकार नहीं किया, इसलिए इंश्योरेंस कंपनी और अश्विन के बीच में कोई संविदा लागू नहीं हो रहा है और इसलिए इंश्योरेंस कंपनी लायबल नहीं है। हाँ, ये दिए गए समस्या में एक समाधान ये हो सकता है कि जो अश्विन ने 2 चेक काटे थे 30,000 रुपये और 20,000 रुपये, यानी 50,000 रुपये, वो प्लस जो लीगल एक्सपेंसेस है वो प्लस इंटरेस्ट, ये 3 चीज, यानी कि 50,000 रुपये प्लस इंटरेस्ट आज तक का और प्लस जो कॉस्ट ऑफ फाइलिंग अ सूट, ठीक है, इतना इंश्योरेंस कंपनी बेयर कर सकती है। कोर्ट अगर चाहे तो लॉ ऑफ इक्विटी से ऐसे मसले को समाधान कर सकती है और अश्विन की विधवा को 50,000 रुपये प्लस इंटरेस्ट उस 50,000 रुपये और प्लस जो खर्चा है वो न्यायालय LIC को डायरेक्शन दे करके दिलवा सकती है। बस इससे ज़्यादा और इस समस्या में कोई समाधान नहीं हो सकता है। That's it. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगली वीडियो में हम नए प्रश्न के साथ आपके साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।